बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था अबाउट द टैबुलेशन। और टैबुलेशन हमारे पास क्या था, इज़ ऑर्डरली अरेंज द डेटा इनटू कॉलम्स एंड रोज़, कि हम अपने डेटा को कॉलम्स एंड रोज़ में जो डिवाइड करते थे उसको हम क्या कहते थे, टैबुलेशन। फिर हमने टेबल्स की टाइप्स पढ़ी थी। दो टाइप्स थे, एक जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। आज हम पढ़ेंगे मेन पार्ट्स ऑफ टेबल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। ये टेबल बना हुआ है जिसको हमने डिस्कस करना है। इसके पार्ट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल। इसी तरह साथ साथ मैं आपको पार्ट्स बताती जाऊंगी। ये टाइटल है, प्रीफेटरी नोट्स किसके लिए यूज़ हो रहा है, बॉक्स हेड किसके लिए यूज़ हो रहा है, स्टब किस लिए यूज़ हो रहा है, बॉडी किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, कॉलम कैप्शन क्या है, फिर फुट नोट्स क्या है एंड सोर्स नोट्स क्या है। ये तो आपके पास आ जाते हैं मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल, या जितने भी हैं ये क्या हैं, पार्ट्स ऑफ द टेबल है। अब उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसके बारे में क्या हमें मेन चीज़ें जो हैं डिस्कस करनी है या जिनका हमें ख्याल रखना है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेन ऑफ पार्ट ऑफ टेबल में जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, टाइटल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइटल। स्टूडेंट, टाइटल जो है हमारे पास बहुत ही आप कह सकते हो कि अहम जो पार्ट है वो टाइटल है, क्योंकि टाइटल को देखते ही आप समझ जाओगे कि आपका जो टेबल है वो आपको किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो जो मेन पार्ट है टाइटल, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। टाइटल आप कह सकते हो, अ टेबल मस्ट हैव अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल विच शुड यूजली टेल अस व्हाट, वेयर, हाउ, क्लासिफाइड एंड व्हेन ऑफ द डेटा इन दैट ऑर्डर। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर फॉलोइंग है। फर्स्ट स्टूडेंट, जो हमारे पास टाइटल होना चाहिए टेबल का, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। हमारे पास जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, कि जिसको देखते ही हम समझ जाएं कि हमारा जो टाइटल है, हमारा जो टेबल्स है वो किस पर्पज़ के लिए है, उसका मकसद क्या है, या उसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जो मेन पॉइंट्स का टाइटल में ध्यान रखना है इसको बनाते हुए कंस्ट्रक्शन के दौरान, फर्स्ट हमारे पास होना चाहिए कि जो आपके पास टाइटल हो वो शुड बी ब्रीफ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस है, कि वो क्या होना चाहिए कि ब्रीफ होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा टाइटल ना होना चाहिए, और जो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं वो अननेसेसरी होते हैं। आप कभी भी टाइटल में अपना कंप्लीट सेंटेंस यूज़ नहीं करते। आपके पास टाइटल जो है वो तो एक तो ब्रीफ होना चाहिए कि आप उसे पढ़ते ही समझ जाओगे आपका टेबल किस मकसद के तहत है, पर्पज़ के लिए। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए और शुड बी ब्रीफ। देन सेकेंड, आप कहते हो कि एब्रीवेशन शुड नॉट बी यूज्ड। आप कभी भी एब्रीवेशंस को टाइटल में यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब हम पहला पॉइंट ही यही कह रहे हैं कि जो हमारा टाइटल है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, तो एब्रीवेशन को तो इसमें तुक ही नहीं बनता। आपका जो टाइटल है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो एंड ब्रीफली एक्सप्लेन करे आपके, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ये फुल सेंटेंस हो। कभी भी आप फुल सेंटेंस जो है वो टाइटल में यूज़ नहीं कर सकते हो। थर्ड, आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है, आप कहते हो कि जो टाइटल है वो हमेशा जो है फर्स्ट है कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, जो आपके पास जो टाइटल होता है। देन आप कहते हो कि जो टाइटल में आप कभी भी लास्ट में फुल स्टॉप नहीं यूज़ करते, बल्कि आपके एक से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना है तो आप कॉमर्स यूज़ कर सकते हो। अपने टाइटल में आप कभी भी फुल स्टॉप जो है वो यूज़ नहीं करोगे। फुल स्टॉप को आपने यूज़ नहीं करना है, बल्कि अगर आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और आपको यूज़ करना भी पड़ रहा है तो आप कॉमर्स को यूज़ कर लो, बट डोंट यूज़ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को आप टाइटल के दरमियान हम टाइटल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन हम कहते हैं कि आपका जो टाइटल है, अगर हम कहते हैं कि नेसेसरी है कि द यूज़ ऑफ 2 और मोर लाइंस, देन इन्वर्टेड पैरामेन अरेंजमेंट ऑफ द लाइन शुड बी यूज्ड। तो ये हम पढ़ रहे थे टाइटल के बारे में। टाइटल में मेन आपने क्या चीज़ ज़हन में रखनी है, जब आप टेबल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड द टाइटल। एक तो टाइटल आपके पास कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, दूसरा जो आपके पास टाइटल है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, और
कभी भी आप टाइटल में फुल सेंटेंस यूज़ नहीं कर सकते। देन अगर आपका जो टाइटल वो कंप्लीट हो गया, दैट इज़ नॉट यूज़ द फुल स्टॉप। आप कभी भी टाइटल में फुल स्टॉप नहीं यूज़ करोगे। अगर आपको यूज़ करने हैं तो आप कॉमर्स कर सकते हो। इसी तरह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, एब्रीविएशन जो है वो कभी भी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि टाइटल जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए और शुड बी ब्रीफ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेज है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल था। सेकंड हम कहते हैं, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हम कहते हैं कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है? कॉलम्स कैप्शन एंड बॉक्स हेड है। अब स्टूडेंट, जब आप कह रहे हो कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड, तो मैं आपको इस डायग्राम में बताती हूँ, इस बॉक्स में बताती हूँ कि हमारे पास कॉलम कैप्शंस क्या हैं। स्टूडेंट, ये जो आपके पास फुल बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। ये आपके पास कॉलम, और जिसमें बहुत ज़्यादा कॉलम यूज़ हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? फुल को कॉलम कैप्शंस। अब इसमें मुख्तलिफ यूनिट्स यूज़ होंगे जिसके मुताबिक हम अपने ये जो बॉडी है इसमें डेटा को फिल करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? कॉलम्स जो हैं उनको अगर हम मुख्तलिफ यूनिट्स में डिवाइड करके इस फुल को हम कहते हैं कॉलम कैप्शंस। तो आज हम बताएंगे कि कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स हेड क्या है। तो स्टूडेंट, जब भी आप कॉलम कैप्शंस पढ़ोगे और बॉक्स हेड, तो इसमें हम क्या करेंगे कि द हेडिंग ऑफ ईच कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम कैप्शन, व्हाइल द सेक्शन ऑफ अ टेबल दैट कंटेन्स द कॉलम कैप्शन इज रेफर्ड एज द बॉक्स हेड। इट्स अ डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है कि द हेडिंग ऑफ ईच कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम कैप्शन। अब जो हेडिंग्स दे दो कॉलम्स की, तो उस ईच कॉलम को हम कॉलम कैप्शन कहेंगे। लेकिन while the section of the table that contains the column caption, लेकिन वो सेक्शन टेबल्स का जो कॉलम कैप्शंस पे करेगा उसको हम क्या कहते हैं? बॉक्स हेड कहते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास हेडिंग यूज़ हो कॉलम्स की, वो तो क्लियर होना चाहिए। हेडिंग्स हमारे पास क्या हों? क्लियर हों, जिनको पढ़ के हमें समझ आ जाए कि इस हेडिंग्स में हम किस चीज़ का डेटा ले रहे हैं। फिर आपने क्या करना है कि जब भी आप डेटा को अरेंज करोगे उसमें आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करैक्टर्स हैं उनको फर्स्ट में लेना है, क्योंकि हमारे पास कॉलम कैप्शंस जो है, जो कॉलम कैप्शन है हम कहते हैं ईच कॉलम हैव द कॉलम कैप्शन। तो जो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स वाला डेटा होगा आपने उनको फर्स्ट कॉलम्स में लेना है। सेकेंड आप क्या कहोगे? थर्ड आप कहते हो कि only the first word in each column caption should be capitalized। हम जो आप कॉलम कैप्शंस के लिए अपने यूनिट्स के नेम लिखोगे उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपके पास क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। एब्रीवेशन इसमें आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर वो क्लियर हैं तो, क्योंकि एब्रीवेशंस जो थी वो हम टाइटल में कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कॉलम कैप्शन में आप एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन शर्त ये अगर वो क्लियर हों। तो एब्रीवेशंस व्हेन क्लियर में बी यूज्ड। फिर हम कहते हैं कि जो कॉलम कैप्शंस हम लिख रहे होते हैं उनमें जब आप डेटा इंटर करते हो तो वो बहुत ज़्यादा तंग ना हो। हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा लाइन शुड बी यूज टू अवॉइड क्राउडिंग इन कॉलम कैप्शन बॉक्स। आप कैप्शन बॉक्स में एक्स्ट्रा लाइन यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने इकट्ठी वैल्यूज़ नहीं लिखनी, क्योंकि हम टेबल्स बनाते ही इसी वजह से ताकि हमारा जो डेटा है वो अच्छी तरह से प्रेजेंट और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इस वजह से हम इस टेबल्स को यूज़ करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमने क्या करना होता है? व्हेन एवर पॉसिबल कैप्शन विद शुड बी मेड रफली प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ नंबर टू बी इंसर्टेड। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स थे जो हमने ध्यान रखना था या हमने कंस्ट्रक्ट करते हुए जिस चीज़ों का पे केयरफुल रहना होता है कॉलम कैप्शंस के लिए और बॉक्स हेड के लिए, तो होता है। अब इसमें डेफिनेशंस क्या थी कॉलम कैप्शंस की कि ईच कॉलम in which we describe the units is called the column caption। लेकिन वो बॉडी जो कॉलम कैप्शंस पे कंटेन होती है उसको हम कहते हैं बॉक्स हेड। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि एब्रीवेशन आप यूज़ कर सकते हो अगर वो क्लियर है। ज़्यादा आपने वैल्यूज़ जो हैं जो आप पे वो बहुत क्राउड वाली वैल्यूज़ हैं वो आपने नहीं लेनी है, फिर आप एक्स्ट्रा लाइंस लगा के उसको क्लियरली डिस्क्राइब भी कर सकते हो। फिर हमने क्या करना होता है कि जो आप कॉलम जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक वाले डेटे हैं वो हमने फर्स्टली लेनी है।
देन हमने क्या बताना है कि द हेडिंग शुड बी क्लियर, हेडिंग आपके पास क्लियर होना चाहिए। अगर आप यूनिट्स का नेम लिख रहे हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटलाइज हो। अब स्टूडेंट अगर हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, अभी तो हमने पढ़ा है कॉलम कैप्शन, फिर हम पढ़ेंगे रो कैप्शन एंड स्टब। अब रो कैप्शंस एंड स्टब क्या हैं? अगर हम टेबल्स में जाते हैं तो ये जो हमारे पास रोज़ में है, ये आप कह सकते हो ये डेटा जो है, तो ये हमारे पास क्या है, डेटा जो है रो में होगा, तो इसको हम स्टब कहते हैं। ठीक है, रो कैप्शन एंड स्टब। मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ। द हेडिंग और टाइटल ऑफ अ रो इज़ कॉल्ड द रो कैप्शन। किसी भी रो की अगर आप हेडिंग ले रहे हो तो वो हमारे पास रो कैप्शन है, और द सेक्शन कंटेनिंग द रो कैप्शन इज़ कॉल्ड द स्टब। द नेसेसरी पॉइंट इसमें अब हमारे पास क्या है, इसमें हम कहते हैं कि ज़्यादातर जो है कॉलम कैप्शन वाले यूज़ हो रहे होते हैं, इसमें भी पॉइंट्स, बट हम कहते हैं कि इफ़ द स्टब इज़ लॉन्ग हैज़ सेवरल लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द मेजर क्लासिफिकेशन शुड बी कैपिटलाइज टू सेपरेट द टेबल इनटू द पार्ट्स। अब इसमें भी वही बात हो जाती है कि अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा है तो हम एक्स्ट्रा लाइंस लगा के इसको डेटा को क्लियरली बढ़ा सकते हैं और बता सकते हैं। फिर हमारे पास जो फिगर्स हैं, अगर इसमें फिगर्स हमारे पास 2 या मोर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रो कैप्शन में फिगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 2317 तो आपने इसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अगर रो कैप्शन में हमारे पास ऐसा डिजिट आ गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे 23, फिर गैप देंगे 17 एंड 178। इस तरह हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो भी क्लियर होते हैं और हम इजीली उस चीज़ को देखकर समझ जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तंग नहीं होगा, वो स्पेस ज़्यादा नहीं लेगा और आप इजीली इसको समझ भी जाओगे। इसमें भी वही आएगा कि यूनिट्स में जो हम यूज़ करते हैं फर्स्ट लेटर आप कैपिटलाइज ले सकते हो। अगर आपके पास रोज़ आपको ज़्यादा चाहिए तो आप लाइंस लगा के अपनी रोज़ को बढ़ा भी सकते हो। फिर हमारे पास क्या होता है कि इन लॉन्ग टेबल्स सम स्पेस शुड बी लेफ्ट आफ्टर एवरी 5 and 10 रोज़। अगर आपके पास रोज़ जो हैं ज़्यादा हैं तो आप एवरी 5 या 10 रोज़ के बाद उसमें गैप दे सकते हो, सम स्पेस दे सकते हो। उसका मकसद ये होता है कि जो आपका टेबल्स है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके रोज़ के हिसाब से। मतलब अगर 10 या 5 रोज़ के बाद आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर नेक्स्ट डेटा अपना इंक्लूड करोगे तो वो आपके लिए इजी अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। आपका जो टेबल है वो बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन देगा अपने रीडर्स पे। फिर आप कहते हो टोटल शुड बी यूजुअली बी प्लेस्ड एट द बॉटम बट सम प्रेफर टू प्लेस एट द टॉप। अगर हम इसमें ले रहे हैं रो कैप्शंस में, अगर हम टोटल ले रहे हैं, पहले तो ये तो वो टॉप पे लिखा जाता है या बॉटम में भी लिखा जाता है, तो ये मुख्तलिफ उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप किधर लिख रहे हो। आइटम्स इन द स्टब शुड बी अरेंज सो एज इज टू फैसिलिटेट ईजी रीडिंग। आपको ईजीली रीडिंग बता देता है, ईजीली आप उस चीज़ को क्लैरिफाइड कर सकते हो, ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये जो हमारा पर्पज़ है वो रो कैप्शन एंड स्टब के लिए यूज़ हो रहा है। आज हमने जो मेन पार्ट्स ऑफ टेबल हैं उसमें हमने टाइटल, कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स एड और रो कैप्शन एंड स्टब को डिस्कस किया। हमारे पास मेन पार्ट ऑफ द टेबल में फर्स्ट क्या था, टाइटल था, जिसके बारे में मैंने आपको फुली एक्सप्लेन किया। सेकेंड हम कहते हैं कि कॉलम कैप्शंस क्या हैं एंड देन रो कैप्शन एंड स्टब क्या है। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि प्रीफेटरी नोट्स क्या होते हैं और फुट नोट्स क्या होते हैं। फिर सोर्स नोट क्या हैं वो भी आपको पढ़ेंगे एंड बॉडी एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज ये हमने 3 पार्ट्स ऑफ द टेबल्स पढ़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ द टेबल जो है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। कल के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी टीचर साइमा नाज। स्टूडेंट, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्लासिफिकेशन थी टैबुलेशन। टैबुलेशंस को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है या जनरल पर्पज़ के लिए, जो कि इससे पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट, टैबुलेशंस में इसके हमने मेन पार्ट्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन।
टाइटल के बारे में पढ़ा था कि जो टाइटल है वो क्या होता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, या अदर जो भी उसके पॉइंट्स थे हमने कल डिस्कस किए थे। देन हमने पढ़ा था कि कॉलम कैप्शंस एंड बॉक्स सेट क्या था। कॉलम कैप्शंस के जो यूनिट्स पे कंटेन होता है ईच कॉलम्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कैप्शंस कहते हैं। और वो पार्ट जो टोटली कॉलम कैप्शंस पर कंटेन होता है उसको हम बॉक्स सेट कहते हैं। इसी तरह रो कैप्शन एंड स्टब क्या था कि ईच रो हैज़ अ मेन स्पेसिफिक वैल्यू होती है, कि ये जो भी रो हम यूज़ कर रहे हैं एक क्लियर हेडिंग्स के साथ, तो वो हमारे पास सब क्या होंगी, रो कैप्शंस होंगी। और वो जो रो कैप्शन, जितनी भी रो कैप्शंस हैं आपके अपने डेटा के हिसाब से जो यूज़ हो रही हैं, उस फुल एरिया को हम बोलते हैं स्टब। अब हमने कुछ इसमें पार्ट्स जो रह गए थे वो डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास देख लें तो प्रीफेटरी नोट्स, एक हमारे पास क्या है प्रीफेटरी नोट्स और फुट नोट्स, ये हमारे पास क्या है फोर्थ हमारे पास क्या है प्रीफेटरी नोट्स एंड फुट नोट्स। अब स्टूडेंट इसके बारे में आप टेबल्स देख के बता सकते हो। जो प्रीफेटरी नोट्स है वो क्या होता है, बिनीथ द टाइटल। जो प्रीफेटरी नोट्स है वो कहाँ होते हैं, बिनीथ द टाइटल। और जो फुट नोट्स हैं वो कहाँ होते हैं, बिलो द बॉडी, वो बिलो द बॉडी। टाइटल के नीचे हमारे पास क्या आ जाता है, प्रीफेटरी नोट्स आ जाता है, और इस फुल बॉडी के नीचे जो आता है वो हमारे पास क्या होता है, फुट नोट्स है। और जो फुट नोट्स के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स नोट। इसको भी हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5 को, कि सोर्स नोट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो प्रीफेटरी नोट्स है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं। पहले तो आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप कहोगे कि इन द टेबल beneath the title and below the body are called the prefatory notes and the footnotes respectively। जिस तरह मैंने आपको कहा कि beneath the title prefatory notes है and below the body जो है वो footnotes है। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या होता है, जो प्रीफेटरी नोट्स होते हैं उसमें हम एडिशनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द डेटा जो है उसको इनकी इंडिकेट करते हैं, कि जो भी हम एडिशनल स्पेसिफिकेशन डेटा के हिसाब से डाल रहे हैं तो डेटा को इंडिकेट करने के लिए हम प्रीफेटरी नोट्स में उसको नुमायाँ एक्सप्लेन करते हैं। या जो भी चीज़ हम डेटा आइटम्स में से इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं तो वो हम किस में डिस्कस करते हैं, प्रीफेटरी नोट्स में। या अगर हम स्टेटमेंट ऑफ द बॉक्स भी दे रहे हैं तो वो हम किस में एक्सप्लेन करेंगे, प्रीफेटरी नोट्स में। तो प्रीफेटरी नोट्स में आप क्या करते होते हो कि कोई भी चीज़ डेटा में से आपको इंक्लूड करनी है या एक्सक्लूड करनी है, उसको निकालना है, इंटर कर रहे हो, क्या चीज़ डाल रहे हो डेटा में, इंटर कर रहे हो या उसको निकाल रहे हो डेटा से, तो वो हम प्रीफेटरी नोट्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ द बॉक्स जो है वो बीसी में एक्सप्लेन होगी। कि एडिशनल स्पेसिफिकेशन कोई भी होगी, एडिशनल स्पेसिफिकेशन टाइटल में तो आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल देते हो, जो कि ना एब्रीवेशन यूज़ होती हैं, कुछ भी नहीं होती, बल्कि टाइटल आपके पास ऐसे होते हैं कि ना तो वो फुल सेंटेंस हो लेकिन वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उसको आपको पढ़ते ही अपने टेबल की समझ आ जाए कि टेबल में आपको किस चीज़ का डेटा जो है वो अवेलेबल है। प्रीफेटरी नोट्स में आप कहते हो कि जो एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशंस होती हैं या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ है एक्सक्लूड कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ द डेटा जो है वो आप प्रीफेटरी नोट्स में एक्सप्लेन करते हो, जो कि बीनीथ द टाइटल होता है। एंड अगर हम फुट नोट्स की बात करते हैं, जो फुट्स नोट है वो हमारे पास क्या देता है, फुलर डिस्क्रिप्शन देता है बाय ड्राइंग अटेंशन टू इनकम्प्लीटनेस और बाय स्टेटिंग एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द डेटा। कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं या कोई भी ऐसा स्पेशल, क्योंकि फुट नोट्स जो होता है वो स्पेशल इन नेचर होता है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है, बड़ी स्पेसिफिक नेचर रखता है। कि हम इसमें क्या कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, कोई चीज़ इनकम्प्लीट है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए फुलर डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, कि सारी डिस्क्रिप्शन जो है डेटा के बारे में, कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो भी चेंजेस आ रही हैं वो आप फुट नोट्स में एक्सप्लेन करते हो। इसी तरह जो सोर्स नोट है, सोर्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपने डेटा जहाँ से लिया है, सोर्स नोट जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप क्या बताओगे कि ये सोर्सेज बताते हैं कि हमने अपना डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, जिन पेजेस से लिया है वो पेजेस का रेफरेंस देंगे, जो डेटा की नेचर है जिस नेचर के मुताबिक हमने कलेक्ट किया वो सोर्स बताएंगे, या जो हमने सोर्सेज यूज़ किए हैं
मतलब पब्लिकेशंस ऑफ, आप कह सकते हो कि डेट ऑफ पब्लिकेशन जो हैं, पेजेस एज दे आर यूज्ड इन द मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड रेफरेंसेस के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पब्लिकेशन ये यूज़ होती हैं सोर्स नोट पे। तो हम कहते हैं कि every table should have a source note unless the table is an original tabulations and its source is clear from the context। कि हम सोर्स जो है उसको बहुत ही क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हमने पब्लिकेशंस उसमें आ जाती हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, ये जो पेजेस आपने सोर्स जहाँ से सिलेक्ट किए हैं, पेजेस अपने डेटा को कलेक्ट किया है, वो आप इसमें सोर्स नोट में एक्सप्लेन करते हो। स्टूडेंट, लास्ट में हम बात करते हैं बॉडी एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा की। जो हमारे पास मेन बॉडी है, 6 पे हम क्या देते हैं, बॉडी एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा। स्टूडेंट, जो बॉडी है, बॉडी ऑफ द टेबुलेशन जैसे टेबल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। वो किस लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि जितना भी डेटा है आपका, जो डेटा आप अरेंज कर रहे हो इनटू कॉलम एंड रोज, उसको ये बॉडी कवर करती है। तमाम डेटा जो है वो इसमें इंक्लूड हो रहा होता है आपकी टेबल की बॉडी में। तो जो तमाम डेटा कवर कर रही होती है वो आपकी बॉडी होती है। और अरेंजमेंट ऑफ डेटा क्या है कि आप अपने डेटा को, जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं उनको फर्स्ट कॉलम्स में ले रहे होते हो, बाकी जो नॉर्मल होते हैं उनको बाद वाले कॉलम्स में ले लेते हो। तो ये से क्या होता है कि आपका जो डेटा में स्पेसिफिक जो पॉइंट्स होते हैं वो फर्स्ट पे आ जाते हैं, डेटा अरेंज हो जाता है, आप इजीली उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो वो बॉडी और अरेंजमेंट ऑफ डेटा जो है वो बहुत ही मेन पॉइंट आ जाते हैं इसमें। फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास स्पेसिंग एंड रूलर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेबल हम टैबुलेशन क्यों करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ऑर्गेनाइज करने के लिए हम टेबल बनाते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज करने का जो मेन पर्पज़ है, हमारा जो एम होता है वो इस वजह से होता है कि जो डेटा है वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो सके। कि अनऑर्गेनाइज जो डेटा होता है वो इस हालत में नहीं होता कि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो टेबल बनाने का मकसद, पर्पज़ ही यही है कि आप उस डेटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर सको। लेकिन अगर आप उस टेबल में भी रूलिंग स्पेसिंग नहीं दोगे, डेटा बहुत ज़्यादा तंग करके लिखोगे, अगर आपके पास डेटा टेबल्स तो बना लोगे लेकिन अगर उसमें रूलिंग एंड स्पेसिंग का रूल ही नहीं है तो आप उसको ईजिली फिर भी नहीं समझ करोगे, तो आपके टेबल बनाने का पर्पज़ तो ना पूरा हुआ। तो इसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं कि रूलिंग एंड स्पेसिंग जो है जो हम यूज़ करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रूलिंग एंड स्पेसिंग क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, डेटा कवरेज जो है वो ज़्यादा है, कवर कर रहा है हमें, और है भी स्पेशल डेटा कि आपने स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेना है, हम छोड़ भी नहीं सकते हैं अब, क्योंकि बॉडी कवर ही फुल डेटा को करती है। तो आप क्या करते हो कि हर 5 to 10 कॉलम या रोज़ के बाद स्पेस दे देते हो। वो किस वजह से होता है स्पेसिंग देने के लिए कि आपका जो टेबल है उसमें जो डेटा है आप उसको इजीली सेपरेट कर सकते हो, पॉइंट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, और उसके टेबल देखते ही आपके पास बहुत ही क्लैरिफाई किस्म का टेबल आ जाता है जिसको आप इजीली क्लियर कर सकते हो और समझ सकते हो कि क्या है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि इसके जो जनरल पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि क्यों स्पेसिंग एंड रूलिंग अहम है कि अ टेबल शुड बी सिंपल। इससे क्या आ जाता है कि टेबल शुड बी सिंपल होना चाहिए, कि वो सिंपल हो, ज़्यादा क्रिटिकल ना हो कि समझने में मुश्किल हो। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड नेचर ऑफ डेटा शुड बी स्पेसिफाइड इन टाइटल, कैप्शंस एक्स्ट्रा इन पेरेंथेसिस। कि एक तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, नेचर ऑफ डेटा जो है वो शुड बी स्पेसिफाइड होना चाहिए टाइटल में। फिर आप क्या कहते हो कि ज़ीरो आप कभी भी डेटा में यूज़ नहीं करते हो, ज़ीरो जो है वो पार्ट नहीं है। और अगर आप फिगर्स को राउंड ऑफ कर रहे हो तो वो आपने प्रीफेटरी नोट्स में मस्ट उसको क्लैरिफाई करना है। अगर आप इधर फॉर एग्जांपल आपकी रकम बहुत बड़ी है और आप उसको राउंड ऑफ कर रहे हो, जो कि हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में डिस्कस किया है इनसे पिछले वीडियोस में, तो आपने वो प्रीफेटरी नोट्स में बताना है कि आपने राउंड ऑफ इस रो में किया है या आपने क्लैरिफाई करना है इधर। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि ज़ीरोज़ जो हैं वो कभी भी इस टेबल में यूज़ नहीं होते। माइनस साइंस जो होते हैं आर द पार्ट ऑफ द टेबल एंड प्रीसीड द नंबर। हमारे पास माइनस साइंस फिर भी यूज़ होते हैं।
तो ये हमारे पास क्या होता है कि द रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट्स ऑफ द होल शुड बी शॉन बाय थिन एंड हैवी रूलिंग्स। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेसिंग एंड रूलिंग है, जिनका मकसद हमें अपने टेबल्स में सफाई लाना है, उसको इजीली अंडरस्टैंड करना है कि हम इजीली उसको समझ गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमने कल से डिस्कस कर रहे थे कि मेन पार्ट ऑफ द टेबल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, वो कवर हो जाता है। अब टेबल्स के कितने पार्ट्स थे? 7 पार्ट्स थे। टाइटल था जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, हमें बताया। टाइटल था, कॉलम कैप्शन था, रो कैप्शन था एंड स्टब, देन प्रीफेटरी नोट्स एंड फुट नोट्स। प्रीफेटरी नोट जो होता है वो बीनीथ द टाइटल होता है, और जो फुट नोट्स होता है वो बिलो द बॉडी होता है, बिलो द बॉडी। और फुट नोट्स में हमने क्या करना होता है कि इसमें भी हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि जो भी हम चेंजेस ला रहे होते हैं। और प्रीफेटरी नोट्स में अगर हम कोई भी चेंजेस ला रहे हैं, इसमें तो सर्कमस्टांसेस है ना, ये स्पेशल इन नेचर होते हैं, बट इसमें कोई भी चेंजेस आ रही है वो हमने इधर डिस्क्राइब करनी है। सोर्स नोट जो होते हैं वो फुट नोट्स और बॉडी के भी नीचे होता है। सोर्स नोट के नेम से ही पता चल रहा है कि हमने अपने डेटा का सोर्स बताना है, उसकी पब्लिकेशन बतानी है, पब्लिकेशन ऑफ डेटा बताना है, या पेजेस जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उसका रेफरेंस देना है, तो वो आ जाता है सोर्स नोट पे। इसी तरह बॉडी और अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें तमाम डेटे को हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। बट हम ऐसे कर रहे होते हैं टैबुलेशन में कि आपके पास जो स्पेशल डेटा होता है, स्पेसिफिक होता है, वो फर्स्ट रो कॉलम और रोज़ में आ जाता है और बाकी बाद में आ जाता है। रूलिंग एंड स्पेसिंग जो है वो नेसेसरी है टेबल्स में, क्योंकि उसके ज़रिए हमें अपने टेबल्स में सफाई लाना होता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। ज़ीरोज़ कभी भी टेबल की बॉडी में यूज़ नहीं होंगे, माइनस साइंस हो जाते हैं, ज़ीरो कभी भी आप नहीं कर सकते। और अगर आप राउंड ऑफ नंबर कर रहे हो तो वो आपने प्रीफेटरी नोट्स में डिस्क्राइब करना होता है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मैं टैबुलेशंस को और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को विद एग्जांपल भी समझाऊंगी सॉल्व करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स। कि स्टैटिस्टिक में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आगे जब मीन, मीडियन, मॉड या अदर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखे जाएं तो हम कहते हैं द नंबर ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फॉलोइंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ फॉलोइंग ऑफ observation in each class is called a frequency distribution। कि आपके पास जो आपका डेटा है वो ईच क्लास में कितनी बार काउंट हो रहा है, उसको आप कहते हो, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कि नंबर ऑफ फॉलोइंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास। इसको मैं पहले आपको थोड़ा सा विद एग्जांपल समझा देती हूँ। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है, अगर मैं ले रही हूँ कि ये 0 1 1 1 3 2 2 5 5 एंड 4 4 4, ये हमारे पास क्या है, आपके पास ये डेटा है। अब आपने सबसे पहले तो डेटा को अरे करना है, अरेंज करना है। अरेंज आप कैसे करेंगे, सबसे जो छोटी वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 0, फिर क्या है 1, फिर 1 2 टाइम है बस, और नहीं है। और 2 भी कितनी बार है, 2 टाइम है। देन 3 है, इसमें 1 टाइम है। 4 जो है वो 3 टाइम है, एंड 5 जो है वो 2 टाइम है। तो ये आपका डेटा अरेंज हो गया। हमारे पास क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं नंबर ऑफ फॉलोइंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास। नंबर ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कुछ अपना डेटा ले लिया इमेजिन करके। जब भी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप डेटा में निकालना है, तो आप क्या कहते हो, उसको सबसे पहले क्या करोगे, अरेंज करोगे। अब ये तो हमारे पास आ गए हैं वेरिएबल्स आपके पास। देन आपने लिखना है टैली, ये मैं आपको बताती हूँ। और देन हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, 0 यूज़ हो रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। देन टैली, 0 कितनी बार है, 1 टाइम है, देन 1 टाइम टैली आएगा।
ये कितनी बार है 2 टाइम, तो हम टैली 2 टाइम लगाएंगे। 2 कितनी बार है, ये भी 2 टाइम है। देन 3 1 टाइम है। देन 4 जो है वो 3 टाइम टैली लगाएंगे, ये 1 2 3, तो हमने 3 टाइम टैली यूज़ किया। एंड 5 कितनी बार है 2 टाइम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसकी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है। तो ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 5 6 और 5 11। तो ये जो होता है ये हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम विद एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं नंबर ऑफ फॉलिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन थी, हम कह रहे थे नंबर ऑफ फॉलिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी जितनी बार आपकी ऑब्जर्वेशन इसमें फॉल की है वो हमने क्या कहा है उसको ईच क्लास में जितनी बार भी आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल की है उसको हमने क्या कहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो नंबर ऑफ फॉलिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम कहते हैं द ऑर्गेनाइज of a set of data in the table showing the distribution of the data into classes or groups together with the number of observation in each class or group is called a frequency distribution। ये वही वाली एग्जांपल है कि आपने डेटा को अरेंज किया है, फिर क्लासेस या ग्रुप्स में आप अपनी ऑब्जर्वेशन को ईच क्लास में जब काउंट कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। The member of observation falling in a particular class is referred as the frequency class frequency and simply frequency and is denoted by f। अब हम इसको क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट कर रहे होते हैं विद f। किसके साथ डिनोट कर रहे हैं, f के साथ। आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हो डिनोटेड बाय f, तो हम उसे डिनोट कर रहे हैं f से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। Data presented in the form of frequency distribution are called grouped data while the data in the original form refers to the ungrouped data। अब स्टूडेंट हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमारे पास ग्रुप डेटा कौन सा है और अनग्रुप डेटा क्या है। ये हमारे पास अब क्या आ गया ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गया। ये जितना हमने सॉल्व किया है ये हमारे पास क्या है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। डेटा व्हेन इट्स हैव द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा। तो ये हमारे पास अब क्या है ग्रुप डेटा है। बट अगर ये हमारे पास ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं था तो इसको हम क्या कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। तो ये स्टूडेंट डिफरेंस है ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा में। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा है कि नंबर ऑफ फॉलिंग ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जितनी भी ईच क्लास में जितनी बार आपकी ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही हैं आप उसको कहते हो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिनोटेड बाय एफ है। अब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्या होता है ग्रुप डेटा के और अनग्रुप डेटा। व्हेन द डेटा आर इन द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इट्स कॉल्ड अ ग्रुप डेटा, व्हेन द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इट्स कॉल्ड द ungrouped data। The data are said to be arranged in array when arranged in ascending or descending order of the magnitude. The purpose of frequency distribution is produce a meaningful pattern of overall distribution of the data which confusion can be drawn। हम कहते हैं कि जो हमारा पर्पज़ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, देखिए स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास और अनऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा होगा उसको हमें समझने में इतनी जल्दी नहीं होगी, बल्कि हम समझने में कन्फ्यूजन में होंगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा हमारे पास और मेंटली स्ट्रेन होगा। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि उस डेटा को अरेंज करके लिख देते हैं ताकि हम इजीली उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सकें। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो मेन पर्पस है वो हमारे पास यही है। देन सेकंड अगर हम टॉपिक लेते हैं क्लास लिमिट्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास क्लास लिमिट्स क्या हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है वो हम कहते हैं क्लास लिमिट्स। अब क्लास लिमिट्स क्या हैं, पहले तो अगर हम कहें कि क्लासेस, जब भी हम क्लासेस बनाते हैं ना तो वो क्या होनी चाहिए लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए। वो लेस देन 5 जो हैं वो कभी भी ना हो, लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए बल्कि अपर देन 5 हो, और मोर देन 20 नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए मोर देन
20 जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये क्लास लिमिट्स का रूल है। अब क्लास लिमिट्स का मकसद क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। द क्लास लिमिट्स आर डिफाइंड एज द नंबर और द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल विच डिस्क्राइब द क्लासेस। अब ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है क्लासेस को। द स्मॉलर नंबर इज़ द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर लार्जर नंबर इज़ द अपर क्लास लिमिट। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपना डेटा लेती हूँ ये मैं डेटा ले रही हूँ 10 to 14, फिर मैं क्या ले लेती हूँ 15 to 19, फिर मैं ले रही हूँ 22, क्योंकि डिफरेंस हमने बराबर रखना है 24। इसी तरह ये आगे भी क्लासेस चलती रहेंगी। ये थोड़ा सा समझाने के लिए आपको समझाती हूँ। तो जो हमारे पास क्लास लिमिट्स होंगी वो हम कैसे बनाएंगे। अब ये मैं क्या बना रही हूँ, क्लास लिमिट्स। ये 10 ही रहेगा। यहाँ हमारे पास जो आएगा वो आएगा 14.9 करोगे। इसमें से 15 में से आपने 0.1 जो है वो लेस कर देना है। फिर हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, अगेन मैं आपको यही समझा रही, इधर भी 15 आएगा, इसमें आपने चेंजेस नहीं लानी। इसमें आपने एक पॉइंट जो है मतलब इसमें से आपने कम करना है। आप देखना ये आ जाएगा 19.9 आ जाएगा। ये आपके पास 20 रहेगा, मतलब 0.1 जो है वो इनमें से लेस कर देना है, इसमें से आपने करते जाना है लेस। और यहाँ क्या आ जाएगा 24.9 आ जाएगा। फिर जो आगे नेक्स्ट है। तो क्लास लिमिट्स जो हैं वो प्रीशियस नंबर होते हैं, हमारे पास बहुत कीमती नंबर होते हैं जो कि वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं इनटू क्लासेस। अब इसमें हमारे पास जो छोटी वैल्यू होती है, छोटी क्लासेस हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट्स। और ये हमारे पास क्या होती है, अपर क्लास लिमिट होती है, अपर क्लास लिमिट। तो ये कि हमारे पास क्या आ गया, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। अब इसका जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हमारे पास क्या होता है, अपर क्लास लिमिट में हम कहते हैं कि मेन हमारा पर्पज़ ये होता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो ओवरलैप ना करें, देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग, जो इसका क्लास लिमिट का पर्पज़ है। अब क्लास लिमिट्स में आपने क्या बताना है कि जो हमारे पास जब भी हम क्लासेस बनाएंगे वो ये लेस देन 5 ना हो और मोर देन 20 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्लास लिमिट्स बनाने का जो पर्पज़ है उसको हम कहते हैं नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ना हो, वो क्लासेस जो हैं सेपरेट हो जाएं और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, अगर 10 14 ले रहे हैं, 15 to 19 ले रहे हैं, तो हम 10 को तो ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट हो रही है अपर। तो इसमें से हमने क्या करना है कि जो 15 है, 15 में से 0.1 जो है आपने निकाल देना, तो आपके पास आ जाएगा 14.9। इधर भी हमने 20 में से 0.1 निकालना है, तो आपके पास आ जाएगा 19.9। और इसी तरह अगर 24 मतलब यहाँ 25 है, क्योंकि यहाँ आपके ले रहे हो 25, तो आपने 0.1 किया तो 24.9 आपके पास क्लास लिमिट्स आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है वो आ जाता है क्लास बाउंड्रीज़। अब इन दोनों में पहले तो आप फ़र्क देखना कि क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज़ में फ़र्क क्या होता है। बाउंड्रीज़ के नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक बाउंड्री फॉर्म करेगा हमारे डेटा के लिए। The class boundaries are the precious number which separate one class from the other। ये क्या करती है, एक क्लास को दूसरी क्लास से सेपरेट करती है, एक क्लास को दूसरी क्लास से क्या करती है, सेपरेट करती है। जिस तरह अगर मैं आपको कहती हूँ कि the selection of these number removes the difficulty in any knowing the class of a particular value should be assigned। तो ये हमारे पास क्या होती है, जो डिफ़िकल्टी होती है उसको दूर कर रही होती है क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ हमारे पास क्या हैं कि प्रीशियस नंबर होते हैं जो कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से क्या कर रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से। इसी तरह हमारे पास आ जाता है क्लास मार्क। थर्ड जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास, ये तो क्लास बाउंड्रीज आ गई, फिर हमारे पास होता है क्लास मार्क। अच्छा, क्लास मार्क जो होते हैं स्टूडेंट वो हम मिड पॉइंट को भी कहते हैं, ठीक है। क्लास मार्क हमारे पास क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स होते हैं। क्लास मार्क हमारे पास क्या हैं, मिड पॉइंट होते हैं। और इनको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री एंड डिवाइडेड बाय 2, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, क्लास मार्क आ जाता है। मैं इसी की एक्सप्लेनेशन करती हूँ। क्या क्लास मार्क आर कॉल्ड अ मिड पॉइंट इज दैट नंबर विच डिवाइड्स द each class into two parts. In practice it is
obtained by dividing the sum of lower and upper limits of the class and sum of the lower and upper boundaries of the class and divided by 2 is called a class मार्क है। तो क्लास मार्क आपके पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है जिसमें हम अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज को या अपर एंड लोअर क्लास लिमिट को लेके डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो हमारे पास जो क्लास मार्क है वो निकल आ जाता है। इसमें आपका फार्मूला मैंने आपको वैसे ही बता दिया, इसमें डेफिनेशन में भी आ जाएगा कि लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो क्लास मार्क है वो क्लियरली आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है क्लास विद या क्लास इंटरवल क्या होता है। तो क्लास विथ एंड क्लास इंटरवल, ये डिनोट करते हैं स्टूडेंट एच से। ये हमारे पास क्या शो करेगा, इंटरवल। ये क्लासेस के दरमियान जितना इंटरवल है, जितना फासला होगा, गैप होगा, उसको डिस्क्राइब करेगा। द क्लास विथ एंड इंटरवल ऑफ द क्लास इज इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन द क्लास बाउंड्रीज। अब ये हमारे पास क्या होता है, जो क्लास बाउंड्रीज के दरमियान डिफरेंस होता है उसको डिस्क्राइब करेगा। मतलब अपर क्लास जितना लोअर क्लास बाउंड्री इसको अपर क्लास बाउंड्रीज में से माइनस करेंगे, उसका डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास विथ आ जाएगा, क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जिनमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या था, द नंबर ऑफ फॉलोइंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिनोटेड बाय एफ था। फिर इसमें ग्रुप डेटा क्या था, अनग्रुप डेटा क्या था, वो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। क्लास लिमिट्स हमारे पास क्या होती हैं, ये कि हाँ ईच क्लास जो ये वैल्यूज़ होती हैं जो ईच क्लास को सेपरेट करती हैं, ये भी हमने बता दिया। क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो उन दो क्लासेस को अलहदा करती हैं, बाउंड्रीज फॉर्म करती हैं ताकि वैल्यूज़ क्लियरली क्लैरिफाई हो सकें। क्लास मार्क जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, जो कि आप लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री लेके डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो हमारे पास क्लास मार्क आ जाता है। क्लास विद या क्लास इंटरवल हमारे पास एच से डिनोट किया जाता है, जो कि आप अपर क्लास बाउंड्री या लिमिट्स को लोअर क्लास बाउंड्री से माइनस करते हो